नमस्कार। इस खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और इस बुलेटिन की में भी हम शुरुआत कोरोना के खबर से ही करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वास्थ्य मंत्री के सहित तमाम आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के अधिकांश कोविड अस्पतालों का उन्होंने निरीक्षण किया है, मरीजों से बात की है, कई तरह की सुझाव भी दिए हैं। कहीं जो स्थिति अराजक स्थिति देखने को मिली उस पर वो नाराजगी भी व्यक्त किए हैं। और पूरी खबर ये है कि मुख्यमंत्री ने लगभग 4 घंटे से अधिक समय तक इस मामले में उन्होंने सभी अस्पतालों के कोविड अस्पतालों से मरीज और डॉक्टर से बातचीत किया। इस खबर पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा मंत्री नीरज कुमार सुपौल गए हुए थे और सुपौल जब वो उन्होंने अस्पताल पर गए तो पता चला कि डॉक्टर सब गायब हैं। उस पर बिहार के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन लग तो ये रहा था कि कोरोना काल में ये अपने वो पुराने रवैये से बाहर निकलेंगे, क्योंकि अभी इस समय जान बचाना बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन यहाँ भी यही चीज़ सामने आया कि जिस अस्पताल का निरीक्षण हो रहा है डॉक्टर फरार पाए जा रहे हैं। ये स्थिति, ऐसे डॉक्टर को कैसे लोग भगवान की तरह व्यवहार करेगा इस डॉक्टरों के साथ, ये भी खबर है। चलिए अब हम खबर की शुरुआत करते हैं। सीएम की बैठक, सीएम की महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें तमाम आला अधिकारी के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, सभी लोग मौजूद थे। और उसमें बिहार के तमाम जो कोविड अस्पताल है उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीतीश कुमार ने देखा है कि क्या तैयारी है, किस तरीके से पेशेंट को दवाई समय पर दी जा रही है कि नहीं, ट्रीटमेंट की क्या व्यवस्था है। इन सब चीज़ों के पर विस्तृत समीक्षा की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। लेकिन स्वाभाविक तौर पर जो तैयारी है और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो दिखाई देना है वो बेहतर रहा ही होगा, हमें लगता है। लेकिन हालात इस कदर बिगड़ा हुआ है जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और उसमें भी नीतीश कुमार जैसे संवेदनशील मुख्यमंत्री समीक्षा करे तो स्वाभाविक तौर पर चीजें बेहतर जरूर दिखाई दी होगी, लेकिन बेहतर है नहीं। चलिए इस खबर पर हम मरगूब आलम के पास चलते हैं। मरगूब आलम, क्या है पूरी खबर? तो पुराना हम भी इस इलाके में जानते हैं और जो बहुत घना आबादी है वो जाना कमाने खाने मरगूब आलम, इस बैठक के सहारे नीतीश कुमार क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरीके से कोविड अस्पतालों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरीक्षण किया है, अस्पताल के मरीजों का से उन्होंने बात की है। स्वाभाविक तौर पर जो हालात है बिहार के अस्पतालों के, लगातार हम लोग खबर भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अमानवीय तरीके से डॉक्टर लोग पेश आ रहे हैं मरीजों के साथ। कुव्यवस्थाओं का जो है सो भंडार आप कह सकते हैं कि सरकारी अस्पतालों में है। मरीज के अटेंडेंस किसी तरीके से अपने मरीज के साथ बैठ रहे हैं, वो भी कोरोना के प्रोटोकॉल के खिलाफ। तो फिलहाल हम जानना चाहेंगे कि जो समीक्षा की गई है उस समीक्षा में क्या खास रहा? देखिए संतोष जी, एक कवायद है जो हालात लगातार मीडिया और सोशल मीडिया के साथ साथ जो चैनलों के द्वारा जो दिखाया जा रहा है कि अस्पतालों में क्या अव्यवस्था है। कहीं पेशेंट को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, जीवन रक्षक सुइयाँ नहीं मिल रही है। खास करके आप जो कई तरह की दवाइयाँ, रेमडेसिविर के बारे में आपने कहा होगा कि लगातार उसकी कालाबाजारी हो रही है। अब वहाँ निजी हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन से लेकर के जीवन रक्षक सुइयाँ और दवाइयों की भारी किल्लत बताई जाती है और उसी हॉस्पिटल से लोग ब्लैक मार्केटिंग में खरीदते हैं। इस पूरे कवायद के आने के बाद आज मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है। उसमें सभी लगभग जितने भी बड़े हॉस्पिटल है, साथ ही बड़े जो अस्पताल हैं उनके एमओ, उनके सीएमडी जुड़े हुए थे और मुख्यमंत्री ने उनसे कहा है कि लोगों की जिंदगी बचाना आपका कर्तव्य है और सरकार आपके साथ खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि खास करके जो ऑक्सीजन और जो जीवन रक्षक दवाइयों का है उसको लेकर के आप लगातार जिले के डीएम और सिविल सर्जन से संपर्क में रहें। अगर आपके यहाँ वैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि हालात अगर ऑक्सीजन को लेकर के या दवाइयों को लेकर होती है तो आप तत्काल उसकी पूर्व जानकारी जिला अधिकारी को दे। मुख्यमंत्री ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार चूंकि पूरी तरह से आखिरी लोगों पर निर्भर है, सरकार संसाधन दे सकती है लेकिन इलाज
करना डॉक्टर का काम है, समय पर मरीजों को दवा पहुंचाना डॉक्टर का काम है, तो बिल्कुल इसमें तत्परता रहें। सरकार आपके पीछे खड़ी है, सरकार आपके साथ है, तो एक विश्वास दिलाने की कोशिश है। और एक कहीं न कहीं लगातार जो मीडिया और जो सोशल मीडिया पर जिस तरह की खबरें आ रही है, तो सरकार अपनी तरफ से ये दिखाना चाहती है कि हर फ्रंट पर वो तैयार है, हर फ्रंट पर वो लोगों के साथ बात कर रही है और लोगों की जिंदगी बचाया जा सके, इसको लेकर के कवायदे हैं। और इसी कवायद के तहत मुख्यमंत्री ने आज निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद मरगूब आलम ने पूरी विस्तृत तौर पर बताया कि मुख्यमंत्री ने जो समीक्षा किया उस समीक्षा बैठक में क्या खास रही। चलिए अब कोरोना से जुड़ी हुई अन्य खबरों पर हम बात करते हैं और शुरुआत करते हैं आपको सुपौल हम ले चलते हैं, जहां मंत्री नीरज सिंह, उनका खुद का कंस्टिट्यूएंसी है, वो वीरपुर गए हुए थे और वहीं पे अस्पताल का निरीक्षण किए। निरीक्षण में जो बातें सामने आई तो वहां डॉक्टर फरार थे, जिनको इस कोविड के समय में सबसे बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, जिनके सहारे पूरी व्यवस्था टिकी हुई है, वही डॉक्टर अगर फरार रहे तो फिर इस अस्पताल के होने या नहीं होने का मतलब क्या है। हम चाहेंगे कि इस संदर्भ में हम अपने सुपौल संवाददाता से भी बातचीत करें कि ये प्रैक्टिस है इन डॉक्टरों को फरार रहने का या फिर किस परिस्थिति में डॉक्टर फरार पाए गए। लेकिन पहले नीरज बबलू क्या मीडिया को संबोधित करते हुए अस्पताल की व्यवस्था के बारे में क्या बोले, जरा पहले आप सुनिए, उसके बाद हम अपने संवाददाता से पूरी चीज समझने की कोशिश करेंगे। नहीं, अगर ऐसा होगा हम लोग जांच करवा लेते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। वैसे डॉक्टरों की कमी नहीं है, न ही दवाइयों की कमी है, न ही ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, न ही बेड का कमी है। पूरे सुपौल जिले में, छातापुर विधानसभा सहित पूरे सुपौल जिले में मेडिकल की कोई समस्या नहीं है। सारे समस्याओं का निदान कर दिया गया है। आने वाले दिन में कोई कठिनाई नहीं होगी और यहाँ कोरोना के पेशेंट भी कम है। आप देख रहे हैं कि यहाँ खाली हो गया, पहले यहाँ कोरोना पेशेंट हुआ करता था, अभी पूरी तरह खाली। चलिए, तो सुपौल संवाददाता से संपर्क नहीं हो रहा है, अब हम खबर को आगे बढ़ाते हैं। दरभंगा से एक अच्छी खबर आ रही है। स्वाभाविक तौर पर दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल किसी जमाने में उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पतालों में एक उसकी गिनती होती थी। मतलब मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय के तो मरीज आते ही आते थे, छपरा सिवान के भी मरीज आते थे, इधर पूर्णिया सुपौल के भी मरीज आते थे, अभी भी आ रहे हैं। एक बड़ा कह सकते हैं कि मेडिकल साइंस में एक बड़ा हब माना जाता था दरभंगा में। नेपाल से भी काफी संख्या में पेशेंट आते थे और कोरोना काल में पटना के पीएमसीएच के बाद किसी एक अस्पताल में सबसे ज्यादा लोगों का भरोसा है या सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं तो वो डीएमसीएच है। लेकिन डीएमसीएच में व्यवस्थाएं ऐसी रही कि बेड को लेकर काफी परेशानी हुई है, तो प्रशासन ने बेड की संख्या बढ़ाया है। जो निजी अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया गया है, 20 निजी अस्पतालों में आप भर्ती हो सकते हैं। और साथ ही ऑक्सीजन प्लांट को लेकर भी तैयारी चल रही है कि डीएमसीएच के कैंपस में ऑक्सीजन प्लांट बनाया जाए, जिससे ऑक्सीजन की समस्याओं से निपटा जा सके। चला सुनिए डीएम इस संदर्भ में क्या कह रहे हैं। देखिए, पहले डीएमसीएच में कोरोना स्टेशनरी में 90 के आसपास बेड था, वो 119 कराया गया है और 30 बेड हम लोग बढ़ा रहे हैं। आज ये मैक्सिमम कल मॉर्निंग तक तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आईसीयू में 25 बेड तैयार है, जिसमें 8 बेड तत्काल कार्यरत है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। 20 हॉस्पिटल हम लोग ने चिन्हित कर लिया है, पहले 14 हॉस्पिटल था। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगभग 280 बेड हम लोग ने उपलब्ध कराया है, क्योंकि दरभंगा नॉर्थ बिहार का बहुत प्रमुख केंद्र है और कई जिलों से चलिए अब हम इस खबर को आगे बढ़ाते हैं और इस खबर में कोरोना को लेकर जो अपडेट है, बिहार और झारखंड के लिए राहत की खबर है। विशेषज्ञों का मानना है कि जो वेव था, दूसरे वेव का जो कह सकते हैं कि अपर लेवल था, पिक लेवल, उस लेवल तक हम पहुंच गए हैं और अब हम नीचे की ढलान की तरफ बढ़ रहे हैं। जो नुकसान होना था वो नुकसान हो चुका है। लगभग सरकारी आंकड़े हैं कि 10,000 से अधिक की मौत हुई है
लेकिन अगर बात करें तो जिस तरीके से शमशान घाट में कोरोना पॉजिटिव मरीज के दाह संस्कार की व्यवस्थाएं की गई है, उससे लगता है कि लाखों लोग बिहार में भी कोरोना के शिकार हुए। हर गांव से इस तरह की खबरें आती रही हैं कि कैसे लोग कोरोना से मौत हो रही लोगों की। अब हम पप्पू यादव से जुड़ी हुई खबरों पर हम चर्चा करते हैं। पप्पू यादव DMCH में भर्ती हैं। उन्हें मेडिकल बोर्ड ने PMCH रेफर करने का रिकमेंड किया था, लेकिन उन्होंने DMCH के प्रभारी को एक लेटर लिख के दिया था कि हमें दरभंगा में ही इलाज कराया जाए, कोरोना की वजह से हम मूवमेंट में हमें परेशानी हो सकती है। उस आग्रह को DMCH के प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है। अब फिलहाल पप्पू यादव का ट्रीटमेंट वहीं पर चलेगा। वहीं दूसरी ओर भाकपा माले ने आज पूरे बिहार में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ, साथ ही एम्बुलेंस को लेकर जो राजीव प्रताप रूडी की जो कार्यशैली रही है उसको लेकर प्रदर्शन किया है। उन्होंने वर्चुअल प्रदर्शन भी रहा और कोरोना के गाइडलाइन का भी उन्होंने अनुपालन किया है। तो जरा आप भी देखिए कि उस जो प्रतिवाद बात हुआ है, पहले उसके संदर्भ में हम बात कर लें, क्या कहना है भाकपा माले नेताओं को, फिर हम पप्पू यादव के संदर्भ में उनकी क्या स्थिति है हम चलेंगे दरभंगा संवाददाता के लिए। देश को कोरोना महामारी में ढकेलने वाले मोदी शाह इस्तीफा दें। हमने नारा दिया है, देश बेचू आदमखोर, मोदी शाह गद्दी छोड़। लेकिन बिहार की हालत तो और भी बुरी है। यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हर मामले में, पिछली बार कोरोना का मामला आया, चमकी बुखार का मामला आया, या इस बार पूरा का पूरा वो नाकारा साबित हुए हैं और बिहार में एक जनसंहार के एक आयोजक के रूप में उनकी छवि बन गई है। इसलिए हमारी दूसरी मांग है कि स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, मुख्यमंत्री अपने हाथ में समूची चीज़ें लें। चलिए हम गिरीश से हम चाहेंगे समझने की कि पप्पू यादव की वाकई में क्या स्थिति है और पप्पू यादव के ट्रीटमेंट में जो डॉक्टर लगे, हालांकि उन्हें पटना रेफर कर दिया गया था, अभी थोड़ी देर पहले उनका CT स्कैन हुआ है। गिरीश, क्या पूरा पप्पू यादव के स्वास्थ्य को लेकर जो खबरें आ रही हैं, हर पल खबरें बदलती रही है, अब ये खबर है कि पप्पू यादव के आग्रह पर अब उनका इलाज DMCH में होगा। वाकई में वो बीमार हैं और बीमार अगर हैं तो किस तरीके से उन्हें, क्योंकि ऑक्सीजन लगाने की भी खबरें आई, तस्वीर भी आई कि पप्पू यादव को ऑक्सीजन लगाया गया है। फिलहाल क्या स्थिति है उनकी? कमर में काफी पेन है, जिसको लेके पप्पू यादव डॉक्टर से भी कहा, जो कमर में पेन है, उनका स्पाइनल में प्रॉब्लम है, उसके बाद किडनी में जो है तो स्टोन है, सबको लेके शिकायत पप्पू यादव ने डॉक्टर से की थी। लेकिन अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन उनको बेहतर इलाज के लिए, हार्ट का भी प्रॉब्लम है, हार्ट के इलाज के लिए पटना रेफर किया गया था। जब कल बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें निर्णय ली गई थी अस्पताल प्रशासन के द्वारा जो बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा जाएगा। लेकिन पप्पू यादव ने आज अस्पताल प्रशासन से तो एक पत्र लिख के कहा है कि जो हमारे पहले कमर का पेन का दर्द का इलाज हो, उसके बाद बेहतर इलाज के लिए सफर हमें कराया जाए, नहीं तो अगर रास्ते में हमारी कुछ हो जाती है तो इसका जवाबदेही जो है तो अस्पताल प्रशासन को होगा। उसी के बाद अस्पताल प्रशासन ने जो कमर में दर्द है, बाउंसिंग का प्रॉब्लम है, उस सब इलाज के लिए DMCH में ही कम से कम 48 घंटा तक जो है तो उनको रखने का निर्णय लिया गया है। आज भी CT स्कैन कराया गया है उनका, और उसके बाद इलाज में जो होगा उसको इलाज कराया जाएगा। जो बेहतर इलाज होगा हार्ट के लिए दरभंगा नहीं, उसको पटना रह जाएगा। तो 48 घंटा तो निश्चित तौर पे अस्पताल प्रशासन ने कहा है DMCH में ही इलाज होगा। उसके बाद जब उसकी स्थिति सुधरेगी तो पटना रेफर किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गिरीश मौजूद थे। गिरीश ने बताया कि हार्ट के इलाज के लिए उनको पटना भेजा जाएगा, लेकिन बाकी जो अभी कमर दर्द के कारण जो उनको परेशानी है उसका इलाज अभी DMCH में चलेगा। 48 घंटे तक उनका मॉनिटरिंग होगा, उसके बाद फिर पटना जाने को लेकर अंतिम निर्णय लिए जाएंगे। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें हैं बिहार और झारखंड से। आज हाथी मेरे साथी से जुड़ी हुई भी खबरें हैं। शहर में आ गए हाथी, दुमका से खबर है। उसके अलावा कुछ और अलग तरह की खबरें हैं। एक हमारे विधायक जी हैं
बीजेपी के विनय बिहारी स्वाभाविक तौर पर संगीत के दिल वाले लोग हैं। आप कह दिए कि हम इस्तीफा दे देंगे। योगी सरकार जिस तरीके से गंडक नदी में एक नए चैनल खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बिहार को नुकसान हो सकता है। इमोशनल है थोड़ा विनय बिहारी। चलिए इस बुलेटिन को जारी रखते हैं, लेकिन पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और हम खबर की शुरुआत करते हैं विनय बिहारी के इस्तीफे की धमकी की। जी हाँ, देखिए गंडक नदी में कटाव को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग कभी बिहार के लोग परेशान होते हैं तो कभी उत्तर प्रदेश के लोग परेशान होते हैं। इसको देखते हुए यूपी सरकार ने, योगी की सरकार ने एक चैनल बनाने की काम शुरुआत किया है। क्षेत्र मतलब जो नदियां, छोटी नदियां होती, उस नदियां को जोड़ना चाह रही है गंडक से। विनय बिहारी का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो बिहार को, किसानों का काफी नुकसान हो सकता है और जमकर कटाई शुरू हो जाएगी बिहार की। मतलब मिट्टी कटाई, हजारों एकड़ के जो किसान है यहाँ के, उनका जमीन खत्म हो जाएगा उस तरफ से कटाई की वजह से। इसीलिए इस काम को बंद किया जाना चाहिए। इससे संबंधित एक पत्र उन्होंने योगी को भी लिखा है, नीतीश कुमार को भी लिखा है, साथ ही बीजेपी के बड़े नेता को भी भेजा है पत्र कि ये अगर स्थिति रही इस तरीके से तो फिर लौरिया का अस्तित्व ही मिट जाएगा और ऐसी स्थिति में हमें विधायक बने रहने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम अपने इस पद से इस्तीफा दे देंगे। तो जरा सुनिए विधायक जी क्या कर रहे हैं, वो किस परिस्थिति में उन्हें इस्तीफा देने की धमकी उन्होंने दी है। वाकई में अगर उन्होंने पत्राचार किया है या इस काम को रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से पहल किया है, तो कहाँ वो पहल जाके ठहर सका जिस वजह से ये अब इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं। जरा सुनिए विधायक जी क्या कर रहे हैं। आज जो रेता में काम चल रहा है, नदी का नया मार्ग जो बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसकी अनुमति बिहार सरकार ने दी है, मुझे लगता है कि इसे आप अपने स्तर से जरा देख लें, क्योंकि हमारे यहाँ की 70,000 से ज़्यादा आबादी इससे प्रभावित हो जाएगी। और मैं इस काम को करने दूंगा नहीं। अगर मुझे विवश किया गया तो फिर मैं अपनी जनता को देखूंगा, अपने पद को देखूंगा नहीं, फिर हो सकता है मैं इस्तीफा। तो आपने देख लिया कि विनय बिहारी पूरे फॉर्म में है, भावुक मन है उनका। देखिए एक बार याद होगा आपको, विधानसभा में हाफ पैंट और गंजी पहन के घूमना शुरू कर दिए थे कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम कुर्ता नहीं पहनेंगे। जज्बाती विधायक है और अपने दम पर वो जीतते रहे। तीसरी बार वो विधायक बने हैं और अपने तरीके से राजनीति में संगीत का जो एक मनोभाव होता है, छल कपट से दूर, हमेशा विनय बिहारी के स्वभाव में, विधानसभा में रहे या विधानसभा से बाहर जब कभी उनसे मुलाकात होती है, वो एक अलग कैरेक्टर, आज के विधायकों से एक अलग कैरेक्टर देखने को मिलता है। चलिए अब हम दूसरी खबर पर बात करते हैं और ये खबर नालंदा से है। और नालंदा से खबर ये है कि एक मुकदमे के सिलसिले में नालंदा के जज के पहल पे जो यूपी के एक जिले में जो कैदी थी, बन गई थी, जेल में थी वो महिला, उसको जमानत देके उसको छुड़वाने में मदद की है। और हम आपको बताओ कि ये यही जज साहब हैं जो कई ऐतिहासिक फैसला इन्होंने दिया है। याद होगा आपको कि एक नाबालिग लड़की गर्भवती हो जाती है तो उसको जेल भेजने के बजाय उसके परिवार के लोगों को कहा गया कि आप इसको परवरिश कीजिए, बच्चों को, उसके परिवार को भी, उसके लड़के को भी एक अलग तरीके का मैसेज देने का उन्होंने 2-3 वो ऐतिहासिक फैसला नालंदा में रहते हुए उन्होंने दिया है, जिसकी चर्चा पूरे देश स्तर पर हुई है। ये भी एक उनका ऐतिहासिक फैसला है। जिस तरीके से ये अलीगढ़ में नालंदा की लड़की जेल में रहती है और उसको पहल करके कैसे वो जेल से बाहर आए, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जज का जुडिक्शन नहीं है या जज इस तरीके से काम नहीं कर सकता है। जज को इसी तरीके से काम करने की जरूरत है। और हमें लगता है
कि एक मिसाल इन्होंने कायम की है। एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जुडिशियल अधिकारी होने के बावजूद भी इन्होंने कई ऐसे साहसिक फैसले लिए हैं जिस फैसले से देश के सामने एक नजीर पेश हुई है कि सिर्फ कागज और कानूनी किताबों के सहारे न्याय नहीं होता है। न्याय का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के तहत भी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। कई ऐसे ऐतिहासिक फैसला इन्होंने दिया है। हमारे साथ राजकुमार जुड़ चुके हैं नालंदा से। राजकुमार, ये जज साहब लगातार ऐसे फैसले दे रहे हैं जिस वजह से इसकी चर्चा देश और दुनिया में होनी शुरू हो गई है। याद होगा आपको, इससे पहले भी एक नाबालिग लड़की के रेप के मामले में जो गर्भवती हो गई थी उसमें उन्होंने ऐतिहासिक फैसला दिया। तो कई ये तीसरा उनका फैसला है जो एक अलग ट्रैक पे जाके उन्होंने फैसला दिया है। क्या लगता है आपको कि इस तरीके के फैसला से नालंदा के लोगों में जुडिशियरी को लेकर किस तरीके की सोच डेवलप हो रहा है? जी, नालंदा के जो ये जुडिशियरी मजिस्ट्रेट है मोहम्मद मिश्रा, ये लगातार जो है मानवता का ही परिचय दे रहे हैं और कानून का ही पाठ पढ़ा रहे हैं। ऐसे कई ऐतिहासिक मामला इनके सामने आया है जो किसी जिले में देखने को नहीं मिला है। मानवेंद्र मिश्रा जो जज है उनसे हमारी बातचीत भी हुई है। उनका कहना है कि समाज सुधारने के लिए सिर्फ कानून का सहारा नहीं लेना है बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए और इसके लिए लोग जमीन पर काम करके दिखाए। इसी भरोसे से वे लगातार जो है काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम हाल के दिनों में 3 मामला उजागर हुआ है। ये नालंदा की ही बेटी थी और ये अलीगढ़ चली गई थी। शिक्षित होने के कारण इन पर जो है कई प्रकार के आरोप लगा, फर्ज का आरोप लगा और ये जेल में बंद थी। इसे छुड़ाने वाला कोई नहीं था। इसके बाद जैसे ही इस मामले की जानकारी इनको मिली, इन्होंने प्रयास करके आज उस बेटी को छुड़वाया है, जिससे पूरे नालंदा वासी खुशी का इजहार कर रहे हैं। लोगों को कहीं न कहीं न्याय के प्रति भरोसा होता दिख रहा है कि अगर ऐसे जज सभी जिले में हो जाएंगे तो लोगों को न्याय मिलना काफी आसान हो जाएगा। जी, कई और फैसले इनके यादगार रहे हैं। अगर आपके याद हो, रेप वाले मामले में भी इनका बड़ा ऐतिहासिक फैसला रहा था। देखिए संतोष जी, लगातार ऐतिहासिक फैसला दे रहे हैं। हाल के दिनों में रेप के दौरान जो है एक नाबालिग लड़की की जिंदगी के सवाल थी, उसमें 3 घरों का जिंदगी तबाह हो रहा था, उससे बच्चा भी हुआ था। उसके बाद भी उनको रिहा करके ये निकाल दिया था कि एक केस के कारण हम 3 घरों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हैं। इसके कारण उन्होंने अहम फैसला दिया था। इसके पूर्व भी कई नाबालिग के मामले में इन्होंने अहम फैसला दिया है। अभी भी जिले में कई ऐसे बच्चे हैं जिनको जो अपना खर्च पर उन्हें पढ़ा रहे हैं, जो रास्ते से भटक गए थे उनको रास्ते पर ला कर ये अपने खर्च से बेर कर रहे हैं, उनको परीक्षा दिला रहे हैं, उनको नौकरी तक लगवाने में मदद कर रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक लड़के का जिसका नौकरी हो गया था लेकिन वो किसी मामले में जेल में वो आ गए थे, छोटे मामले में एसपी को कह के उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिलवाया और बाकी तमाम मुकदमों से उस लड़के को बाहर कर दिया क्योंकि लड़का पढ़ना चाहता था। इस तरीके के जजमेंट की वजह से मिश्रा जी का नाम एक अलग तरह के जज के रूप में चिन्हित हो चुका है। नालंदा के लोग उनकी चर्चा करने लगे हैं। एक मानवीय पहलू के सहारे वो इस तरीके के जजमेंट दे रहे हैं। चलिए, अब हम दूसरी खबर पर बात करते हैं और वो खबर दुमका से है। और दुमका में मेरे साथी जंगल छोड़कर शहर में आ गए। स्वाभाविक तौर पे लोगों का आवागमन लॉकडाउन की वजह से बाधित है, लोग निकल नहीं रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में इसके बेहतर क्या हो सकता था हाथी के लिए? लगा के चलिए पूरी रात हम शहर का भ्रमण कर लें। ये शहर भी तो मेरा ही कभी आशियाना रहा होगा ही आशियाना। दुमका का शहर भी कभी जंगल रहा होगा। तो निकल चला मदमस्त होकर सड़कों पर। हालांकि लोग काफी परेशान हुए। पुलिस की कोशिश हुई कि जल्द से जल्द इन्हें शहर से बाहर किया जाए, लेकिन पूरी मस्ती में बिना किसी नुकसान पहुंचाए हुए उन्होंने पूरे शहर का उन्होंने कह सकते हैं भ्रमण किया। और पूरे मन जब उनको संतुष्ट हो गया कि भाई अब हम शहर के तमाम चीजों को हम देख लिए हैं, तब वो जंगल की तरफ चले गए। लेकिन शहर में इस तरीके से हाथी का आना एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर हाथी अब शहर की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे अपने संवाददाता दुमका संवाददाता से मृत्युंजय से कि ये अब हाथी शहर की तरफ हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात हो जाए और समझने की कोशिश करेंगे कि शहर की तरफ हाथी का बढ़ना क्या संकेत है। क्या वाकई में जंगल में वो स्थिति है, जंगल में खाद्यान्न पानी की कमी हो गई है? किस स्थिति में हाथी शहर की तरफ जंगली हाथी बढ़ रहे हैं और इसकी वजह क्या हो सकती है?
इन सब चीजों को समझने के लिए हम चाहेंगे कि हम अपने दुमका रिपोर्टर से हम मृत्युंजय जी से ये समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे साथ जुड़ गए होंगे तो मृत्युंजय जी से मेरा ये सीधा सवाल है कि ये सवाल है, उनके फोन के कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए हमारे संपर्क नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही संपर्क होगा हम चाहेंगे कि उनसे ये समझने की कोशिश करें कि हाथी शहर की तरफ अमूमन गांव में धान वगैरह खाने के समय में आ जाते हैं तो वो खबरें आती है, लेकिन शहर में प्रवेश करना इस तरह की घटनाएं पहली बार देखने को मिल रहा है कि शहर में हो। चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, चलिए अब इस बुलेटिन को यही समाप्त करते हैं। चलते चलते इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी हैं, जरा वो प्रतिक्रिया भी आप सुन लीजिए। एक हाथी के आने की सूचना मिली है, उसी समय से पिछले 2 घंटा से हम लोग वन विभाग की टीम इसको निकालने के प्रयास में हैं और हम पब्लिक प्लेजरों को भी रोकना पड़ रहा है, क्योंकि पब्लिक भी इसके पीछे आ रहा है, इसी को खतरा हो सकता है। इसके सर और कोई दुर्घटना भी हुई है क्या? कुछ खबर नहीं, लेकिन सूचना मिली है।